Good morning. Today I will discuss a new topic, non-conventional energy source relevant to India. It means that NCR source allocations where it is to be present in India. There is separate ministry in the government of India to exclusively focus on the important area of power generation. National electricity policy lays down that the state electricity regulates commission should prescribe a proportion of power which should be produced and supplied to the grid through the non-conventional sources. It means that जो भी एनसीआर है आइदर रीन्यूएबल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी एलोकेशंस डिसाइड कर दिया है एंड जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो एक कमीशन सेटअप है इंडिया अथॉरिटी रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कि वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोपोर्शनल किस एरिया में कितना करना है ये डिसाइड करके उसका एरिया गवर्नमेंट की तरफ से कंसीडर किया जाता है. नीड टू डेवलप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि वाई वी डेवलप द एनसीआर सोर्स इन प्लेस ऑफ दैट द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स. तो सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्स आर एनर्जी आर रिड्यूसिंग विथ फेज ऑफ टाइम. कन्वेंशनल सोर्स जो है एक लिमिटेड अमाउंट में है, कोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, ये सारी की सारी चीज़ें एक लिमिटेड टाइम तक के लिए ही है. एक टाइम के बाद ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएंगी. सो देयर आर द नीड टू सम अल्टरनेटिव मस्ट बी देयर. सेकेंड इज़ द कन्वेंशनल सोर्स आर वन ऑफ द मेन कोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन विच इज़ कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. जनरली हम देखते हैं कि जो भी हम कन्वेंशनल सोर्स के थ्रू एनर्जी का जनरेशन करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. उस एयर पॉल्यूशन की वजह से दैट कॉज द ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर आर सम इम्प्योरिटीज इन द एयर कम्स वाइल द इलेक्ट्रिसिटी इज टू बी जनरेट. थर्ड इज द इट कॉजिंग रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर कैपिटा. इट मीन्स दैट जो भी एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मान लो जिस एरिया में हमने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का प्लांट सेट किया हुआ है वहाँ पे जो लैंड्स वगैरह हैं वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगता है. जैसे जहाँ पे कोल एनटीपीसी का प्लांट है, जहाँ पे आपका ऑयल का सेटअप है, तो वहाँ का जो एरिया है उससे जो लैंड है उसकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है. फोर्थ, रिड्यूस फ्रेश वाटर सप्लाई, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग एरियाज़ के जो वाटर होते हैं, क्योंकि जो पाइपलाइंस होती हैं उनके लिए हमको इंजेक्शन करके वाटर को और स्टीम को हम सप्लाई करते हैं और उसको फर्दर एक प्लेस से दूसरी जगह भेजते हैं. तो जो वहाँ का वाटर का एरियाज़ भी है वहाँ का जो क्वालिटी है वाटर की वो भी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है. प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन इंडिया. तो बेसिकली जो पावर सिचुएशन है वो एनसीआर के इंडिया में कहाँ कहाँ है इस चीज़ को हम देखेंगे. तो अभी तो हमने बताया कि एनसीआर को 7 to 8 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. इस एरियाज़ में एनर्जी का कहाँ कहाँ पे यूज़ है इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोलर एनर्जी का यूज़ इंडिया में किस किस प्लेस पे है. ए पोटेंशियल फॉर 30 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर इन इंडिया. ए पोटेंशियल फॉर 30 मेगावाट पर किलोमीटर स्क्वायर इन इंडिया. इतना एरिया जो है वो सोलर एनर्जी का इंडिया में अवेलेबल है. सोलर फोटोवोल्टिक contributes 2.5% of power generation from renewable energy. It aggregate capacity of 47 megawatt.
जो भी हमें सोलर एनर्जी मिलती है वो हम एक प्लेट कलेक्टर पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोवोल्टिक सेल जो है वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. So solar photovoltaic contributes 2.5% of power. Third is the maximum efficiency possible below 30%, but carbon nanotube CNT based PV cell hold promises of higher efficiency up to 35%. जो मैक्सिमम इफ़िशियंसी पॉसिबल 30% जो है वो सोलर से हमें मिल सकती है, पॉसिबल लेस देन 30%. बट कार्बन, तो दिस इज द कार्बन नैनो ट्यूब बेस्ड ऑन पीवी सेल होल्ड प्रोमिसेस ऑफ द हायर इफिशिएंसी अप टू 35%. नेक्स्ट सोलर एनर्जी से जो हम एनर्जी कंटेन करते हैं दैट जनरेट्स कॉस्ट इज स्टिल 4 टाइम्स हायर देन ए थर्मल पावर प्लांट. इसकी जो इनिशियल कास्ट है वो 4 टाइम जो है वो हायर है थर्मल पावर प्लांट के. तो जो सोलर एनर्जी का प्लांट सेटअप था वो 1982 से इसके ऊपर वर्क शुरू हो गया था, लेकिन ये देखा गया कि 2020 आते आते 2022 जो हमारी सोलर एनर्जी की जो 2002 में इसका इनिशियल हुआ था सोलर एनर्जी जनरेशन का, नॉट 1982 में RER का डेवलपमेंट के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने एक MES जो कि NMRE को स्टेबल किया था, उसके थ्रू 2002 में सोलर एनर्जी का जो फर्स्ट energy that is based on solar energy, it is established in the year 2002 and it's aimed to reduce the overall cost in 2022. Second one is the wind energy scenario. India rank 5th amongst the wind energy. जो इंडिया की रैंक है विंड एनर्जी में वो 5th है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबसे पहली जो है कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो कि विंड एनर्जी में लीड कर रही है, फर्स्ट इज़ USA, सेकेंड इज़ द चाइना, थर्ड जर्मनी, फोर्थ स्पेन that produces 60,000 megawatt approx. So in India it plays a 5th place in over the world. Gross wind energy potential 70,000 megawatt. State with higher potential Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala. It means that the allocation which are the availability of the maximum of wind energy that places Tamil Nadu, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala. Third is the biofuel. Biofuel जो है biofuel, these fuels are in preliminary stages of development and will take several years to develop. No supplies oil seeds available for biofuels. In this case Jethorfo seems to be available alternative. Biofuel, it develops many areas but no supply of seeds available for biofuels. In this case, in the absence of oil seed, we use an alternative that is called as the Jethorfo, that is available as an alternative of oil seeds. The fourth energy is geothermal energy. It is also a part of the renewable energy. Geothermal energy supplies more than 10,715 megawatts to 24 countries worldwide, which is expected to generate 70,000 gigawatt hour of electricity in 2010. It is a reliable source of energy which is available continuously throughout. Geothermal energy है, it supply more than 10,715 megawatt. 24 देशों में 24 कंट्रीज़ में ये एनर्जी जो है वो जियोथर्मल एनर्जी इतना एरियाज़ 24 कंट्री मिल के इतना पावर जनरेशन करते हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट 70,000 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 2000 इंडिया. इस पोटेंशियल के टर्म में इंडियाज़
that expected to generate the electricity into this values of electricity. This data is according to 2010 situation. It is reliable source of energy which is available continuous throughout. So the potential site for the geothermal is Puga Valley, Jammu and Kashmir, Tachapani, Chhattisgarh, Godavari Basin, Himachal Pradesh, Tuwa, Gujarat, Bakreshwar, West Bengal. Cumulative installment capacity का ग्राफ जो है it represent that how much the energy is to be obtained into the various areas according to the consumptions cumulative installed capacity. तो 5,000, 10,000, 15 to these are the total values into the term of megawatt. It is the year capacity. So we can see that year by year we look the graph that goes into the increasing order. So here into the peak that the energy is to be increases in the field of renewable energy resources year by year. Another is the part of renewable energy resources, that is the ocean thermal energy conversion. In this we make a temperature gradient. The surface of the temperature is more than the surface of the temperature below than 1000 meter. At 1000 meter either or 1 kilometer, the temperature of the water is around 5 to 7 degrees centigrade, and surface temperature is around 25 to 27 degrees centigrade. So there are a 20 degree centigrade temperature gradient difference according to the difference between sea level temperature and below than 1000 meter temperature. So that temperature difference causing the thermal energy producing that convert into the form of electrical energy. So this is the various parameters where which we obtain the allocations of the India in which we generate the electricity. So in this video we discuss about the various relevant areas where NCR source exist, and the need of development of the NCR is only that there are some climate change, there are some pollution which causing global warming and climate change. So in this video we discuss only the present situation of the RER in India and why it is the need of improvement in the field of NCR. So these are the various methods to enhance the values of RER in India. Thank you.